कौन जाने, आज का दिन बहुत शुभ है। आज मेरे मन में असीम शांति है, हल्कापन है। आज वर्षों बाद मैं स्वयं को हल्का-फुल्का और तनाव मुक्त अनुभव कर रहा हूँ। मुझे लगता है वर्षों से मेरे सिर पर रखा बोझ आज उतर गया है। रात का खाना खाने के बाद मैं लेटा तो दिन भर की एक-एक घटना चलचित्र की भांति मेरे दिमाग में घूमने लगी। कौन कहता है सपने सच नहीं होते? मेरा तो वर्षों से संजोया सपना आज पूरा हो गया। मेरा इकलौता बेटा अंकुर इंजीनियर बन गया है। कद में तो वह वर्षों पहले ही मुझसे ऊपर निकल गया था। आज पद में भी मुझसे बहुत आगे निकल गया है। आज उसके पास होने का समाचार पाते ही जब उसे गले से लगाया तो उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी और मेरी आंखों में खुशी के आंसू। पास खड़ी उसकी माँ की आंखों में भी खुशी की नमी थी। दिन भर फ़ोन की घंटी टनटनाती रही, दोस्तों, रिश्तेदारों के मुबारकबाद के फ़ोन आते रहे। कुछ ख़ास अपनों का घर आकर मुबारक देने का सिलसिला भी दोपहर से चल रहा था। मिठाई और चाय के ना जाने कितने दौर चल चुके थे। मैं दिन भर की हर छोटी-बड़ी घटना, हर किसी के मुबारकबाद के शब्दों को याद कर रोमांचित हो रहा था कि तभी बेटा पास आकर बैठ गया। मेरे मन में आया कि मैं उसे बता दूं कि मैं उसे तोहफे में एक नया स्कूटर देने वाला हूं। मैंने दफ्तर से स्कूटर के लोन के लिए अर्जी भी मंजूर करा ली है, लेकिन मुझे लगा कि बेटा कुछ कहना चाहता है। तभी ख्याल आया कि शायद इंजीनियरिंग का परिणाम घोषित होने के पहले ही उसके पास आए नौकरियों के प्रस्तावों पर वह मेरी राय लेना चाहता है। दिल ही दिल में खुश होते हुए मैंने पूछा, हाँ, तो क्या सोचा है? कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे? पापा पापा मैं अरे भई कहो, आज तो तुम्हारा ही दिन है। मैं कोई राजा-महाराजा ना सही, फिर भी इंजीनियर बेटे का बाप तो हूँ। कहो क्या चाहते हो? मैं उसका कंधा पकड़कर उठ बैठा और हँसने लगा। पापा, वो नौकरी की ऐसी क्या जल्दी है? उसने कुछ दबे स्वर में कहा। नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं। वर्षों की निरंतर पढ़ाई के बाद थक गए होगे। जाओ कुछ दिन पहाड़ पर घूम आओ और तरोताज़ा होकर नौकरी। नहीं पापा, मेरा ये मतलब नहीं था। तो? अरे भई कह भी डालो, कहो क्या कहना चाहते हो? वैसे अगले सप्ताह तुम्हारे लिए नया स्कूटर आ जाएगा। और बोलो क्या चाहिए? पापा मैं आगे पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। वह एक ही झटके में कह गया। उसकी बात सुनते ही मैं अवाक रह गया। उसकी आगे पढ़ाई की बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन विदेश जाने की बात मेरे गले से नीचे न उतर सकी। पापा आप हाँ करें तो मैं माँ से बात करूँ। पापा पूरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ मुझे ये ऑफर आया है। पापा प्लीज़ 2 ही साल की तो बात है। अगर मुझे लगा कि वह 22-23 साल का जवान लड़का नहीं बल्कि एक अबोध बालक है जो मेरे सामने बैठा मानो चॉकलेट के लिए मचल रहा है। अंकुर की बात सुनते ही मेरी आंखों के सामने एक घटना चलचित्र की भांति घूम गई। उन दिनों मैं एक छोटे से गांव में पोस्टमास्टर था। ज्येष्ठ महीने की तपती सुबह थी। तीखी धूप तथा लू के थपेड़ों से घबराकर पशु पक्षियों ने भी पेड़ों की शरण ले ली थी। किसान भी अपने खेत छोड़ छाया में सुस्ताने लगे थे। वह उस दिन भी सिर पर तौलिया लपेटे, छड़ी हाथ में लिए, पसीने से तरबतर हाँफता हुआ गांव की कच्ची पगडंडी पर तेज कदमों से बढ़ता चला आ रहा था। ऐसी जानलेवा गर्मी में लगभग 64-65 साल की बढ़ती उम्र में भी वह रोज घर से डाकखाने तक आते हुए इसी तरह तेज कदमों से चलता दिखाई देता था। हाथ में पकड़ी छड़ी तक को वह जमीन पर टिकने नहीं देता था, लेकिन वापसी पर वही छड़ी उसे घर तक पहुंचाती थी। वह भारत सरकार का अवकाश प्राप्त कर्मचारी था। शहर में रहकर पति पत्नी का पेंशन के बल पर गुजारा करना कठिन था, इसलिए दोनों अपने गांव के पैतृक घर में रहने चले आए थे। अपने भविष्य तथा बुढ़ापे के बारे में ना सोचते हुए वे अपने जीवन भर की पूंजी अपने बेटे तथा बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए खर्च कर चुका था। बेटी शहर के नामी कॉलेज में पढ़ाती थी तथा एक संपन्न घराने में योग्य लड़के की जीवन संगनी थी। बेटा डॉक्टरी पास करके उच्च शिक्षा के लिए विदेश चला गया था। उसने तो अपने सुख के सपने भी औलाद की आंखों से ही देखे थे। उसके महत्वाकांक्षी बेटे को विदेश में प्रगति के अवसर तथा भौतिक सुख बिखरे नजर आए। जीवन में आगे बढ़ने की धुन ने उसे कभी पीछे मुड़कर देखने ही नहीं दिया। देश की मिट्टी तो क्या, उसे पिता का प्यार तथा माँ के आंसू भी लौटा न सके। अवसरवादी बेटे ने हाथ आए किसी अवसर को छोड़ने की भूल नहीं की। भले ही बूढ़े माता पिता को छोड़कर विदेश जाने का अवसर था,
या वहां बसने के लिए विदेशी लड़की से विवाह करने का अवसर। उसने प्रत्येक अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया। महत्वाकांक्षा भी क्या चीज होती है। जिसके सिर पर सवार हो जाए उसे न माँ के दूध का, न पिता के आंसुओं का और ना ही बहन की राखी का कोई भी कर्ज याद नहीं रहता। बेटे ने विदेश में ही शादी कर ली, ना माता पिता की अनुमति, ना उपस्थिति। उसने किसी की आवश्यकता नहीं समझी। वर्षों से बेटे के सिर पर सेहरा देखने और पोते को गोद में खिलाने के सपने बुढ़ाई आंखों में किरचने बन चुभने लगे थे। बुढ़ापे में पति पत्नी की खुशियों में अकेलापन घुन की भांति लग गया था। महीनों बाद जब कभी बेटे की राजी खुशी की खबर लेकर पत्र आता, उसे पढ़कर पति पत्नी घंटों आंसू बहाते। माँ बेटे का बचपन याद करके रोती और पिता उसके भविष्य के लिए देखे सपनों को याद करके आंसू बहाता। वैसे तो बेटा पिता के देखे सपनों से कहीं आगे निकल गया था। यह बात अलग थी कि बेटे के उज्जवल भविष्य की रोशनी माता पिता के बुढ़ापे के अंधेरे को दूर करने में असमर्थ थी। उन दोनों की दुनिया तो बेटे की यादों तक ही सिमट कर रह गई थी। विदेशी बहू को वह भला क्या याद करते, जिसकी मात्र एक फोटो ही उन्होंने देखी थी। बहू ने तो शायद अपने सास ससुर की फोटो भी नहीं देखी होगी। अकेले में बैठे वे अक्सर अपने आप से एक ही सवाल करते, लोग बेटे क्यों चाहते हैं। उनका दामाद बहुत ही सुसंस्कृत था, उनका बहुत सम्मान करता था। शहर में अपने इतने बड़े व्यापार की परवाह न करते हुए कई बार गांव में आकर उनसे अपने साथ चलने के लिए जिद भी कर चुका था, लेकिन बेटी के घर में रहने की अनुमति उन्हें उनके संस्कार नहीं दे पाए। आंखें बंद होने से पहले एक बार बेटे बहू को देखने की लालसा उन्हें बेटे को पत्र लिखने के लिए मजबूर करती रहती। पत्र भी ऐसे जिसमें स्याही की जगह उनके आंसू और शब्दों की जगह उनके जज्बात पिरोए होते थे। वर्षों खत लिखने के बाद आखिर बेटे का मन पिघल ही गया। बेटे बहू के आने की खबर पाते ही पति पत्नी खुशी से फूले न समाये। अपनी बीमारी तथा भविष्य की चिंता किए बिना उन्होंने पेंशन से बचाई जमा राशि भी बेटे बहू के स्वागत में होम कर दी। विदेश में रहने वाले बेटे बहू के लिए गांव के घर में हर संभव सुविधाएं जुटाई गई। हिंदू विधि से उनके पुनः विवाह का प्रबंध किया गया तथा पूरी बिरादरी के प्रीति भोज का भी आयोजन किया गया था। लेकिन पंडाल के गेट पर सामने जब टैक्सी आकर रुकी तो उसमें बेटा अकेला ही उतरा, बहू साथ नहीं थी। सारी खुशी अधूरी रह गई। माता पिता को तो वर्षों से बिछड़ा बेटा तथा बहन को भाई मिल गया, लेकिन विदेशी बहू देखने के लिए आई बिरादरी के हाथ निराशा ही लगी। विशेष रूप से तैयार करवाई गई जयमालाएं मुरझा गई, स्टेज सूना रह गया और फेरे करवाने वाले पंडित जी वैसे ही लौट गए। विदेशी बहू ने भारत आने से इनकार कर दिया था। बूढ़े सास ससुर से मिलने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें भी बहू से कोई शिकायत नहीं थी। जिससे रिश्ता जुड़ा ही नहीं था, उससे टूटना भी क्या था। वह क्या कम था कि विदेशी पत्नी के मोह जाल को तोड़कर 6 वर्ष बाद बेटा अपने माता पिता और बहन बहनोई से मिलने आ गया था। एक शाम बातों बातों में जब बेटे पर माता पिता के ऐश्वर्य का भेद खुला तो बड़ी ही लापरवाही से उसने कहा, मुझे क्या मालूम, जीवन भर सरकार की नौकरी करने के बाद तुम्हें इतना भी नहीं मिलता कि 2 लोग ठीक से रह सकें। 15 दिन की छुट्टी लेकर आया बेटा सप्ताह भर बाद ही गांव से शहर के एक होटल में चला गया था। शहर में कुछ आवश्यक खरीदारी करके वह विदेश लौट गया। जाते हुए बहन बहनोई के हाथों में कीमती तोहफे तथा माता पिता की आंखों में एक रंगीन सपना दे गया। बेटा कह गया कि जल्दी ही वे दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। पोते से खेलने के लिए वह उन्हें अपने पास बुला लेगा। अनुभवी बुढ़ापा सब समझता था। उन्हें बेटे की बातों से कुछ-कुछ अनुमान हो गया था कि विदेश में नौकर आसानी से नहीं मिलते। डॉक्टर बेटे बहू को बच्चे की देखभाल के लिए उनकी ज़रूरत थी। लेकिन दिल के किसी कोने में बेटे बहू तथा उनकी होने वाली संतान के लिए प्यार और दुलार छिपा था। बहाना कोई भी हो, उन्हें भी तो इस उम्र में अपनों की ज़रूरत थी। उम्र का आखिरी वक़्त अकेले काटना किसी सज़ा से कम नहीं होता। वे दोनों इस सज़ा से मुक्ति पाना चाहते थे। बेटे को गए कई महीने हो गए, उसका कोई पत्र नहीं आया। पत्नी को चिंतित देखकर उसका भी मन डूबने लगा था। कई अच्छे बुरे विचार खाली बैठे मन को घेरने लगे थे। इसलिए हर रोज़ 3 कोस का रास्ता पैदल तय करके डाकखाने आना और निराश होकर लौट जाना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया। हर रोज़ आने के कारण पोस्ट ऑफिस के स्टाफ से उसकी अच्छी पहचान हो गई थी।
उम्र के इस मोड़ पर उसे इस हाल में देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं उसे आदर से बिठाता, चाय-पानी को पूछता, लेकिन उसे तो मात्र अपने बेटे की चिट्ठी की ही चाह थी। चिट्ठी के इंतज़ार में पथराई, दुःख के अथाह सागर में डूबी उसकी पनियाई आँखें आज तक नहीं भूल पाया। मैंने कई बार समझाया भी था कि उसका पत्र आने पर पूरी हिफाज़त से उस तक पहुँचा दिया जाएगा, लेकिन हर नई सुबह उसके लिए आशा का संदेश लेकर आती और वह पोस्ट ऑफ़िस तक खिंचा चला आता। वहाँ मुझे देखकर छेंपते हुए, कभी अपनी पत्नी की ज़िद की बात, तो कभी-कभी शगुन-अपशगुन का बहाना करके वह अपने बेटे के पत्र के बारे में पूछने लगता। मैंने अनुभव किया कि कुछ ही दिनों की दौड़-धूप से वह वर्षों के बुढ़ापे की दलदल में धँस गया था। उसका मानसिक संतुलन भी गड़बड़ाने सा लगा था। उस दिन सुबह ही डाक में मुझे वह अनमोल हीरा हाथ लग गया जिसकी कई दिनों से तलाश थी। मैं भी बेसब्री से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। उसे दूर से आता देखकर मैं मुस्कुराते हुए बाहर आ गया। आइए, आइए बत्रा साहब, आज आपकी मेहनत सफल हो गई। यह लीजिए आपके बेटे का खत है। मैंने देखते ही इसे अलग निकाल लिया था। उसने ना तो मेरा धन्यवाद ही किया और ना ही मेरे द्वारा किए गए स्वागत पर कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त की। वह कांपते हाथों से लिफाफा लेकर खोलने लगा। मोटे चश्मे के भीतर से उसकी आंखें पत्र पर दौड़ने लगी। पत्र पढ़ते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे खुशी का कारण पूछा तो खुश होते हुए बोला, मैं दादा बन गया, पोता हुआ है। उसकी खुशी में शामिल होते हुए मैंने उसे मुबारकबाद दी, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान पत्र में था। उसकी आंखें पत्र पर दौड़ रही थी। मैंने देखा धीरे-धीरे उसके चेहरे से खुशी के भाव धुंधलाते जा रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। अचानक उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। पत्र उसके हाथ से छूट गया और वह वहीं ज़मीन पर लुढ़क गया। बत्रा साहब क्या हुआ? सब ठीक तो है? बत्रा साहब कहते हुए मैंने उसे थामते हुए होश में लाने की कोशिश की। तभी मेरी नज़र पत्र के अंतिम अनुच्छेद पर पड़ी। लिखा था, पिताजी आपकी बहू नहीं मानती। एक बच्चे की देखभाल के लिए वह 2-2 बूढ़ों का बोझ उठाने को तैयार नहीं। अब इस उम्र में आप दोनों में से किसी एक को बुलाकर दूसरे को बिल्कुल अकेला कर देना मेरे ख़्याल में भी ठीक नहीं रहेगा। वैसे मुझे भी लगता है अब इस उम्र में आपको यहाँ का मौसम रास नहीं आएगा। माँ को समझा देना, आशा है आप बुरा नहीं मानेंगे। आपका बेटा कुलदीप। बत्रा साहब को होश में लाने की मेरी सभी कोशिश नाकाम हो गई थी। सपनों के टूटने और आशाओं पर पानी फिरने का शायद यही अंजाम होता है। नहीं, मैं लगभग चिल्ला उठा। पापा, पापा कहते हुए अंकुर ने मेरे कंधे झकझोर दिए। वह तब से मेरे पास बैठा ना मालूम मुझे कुछ समझा रहा था या मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। पापा आप टेंस ना हो, आप नहीं चाहते तो मैं बड़े ही बेमन से वह उठने लगा। उसका उदास चेहरा जिस पर सुबह ही इंद्रधनुषी रंग बिखरे थे, मुझसे देखा नहीं गया। यह कोई ज़रूरी भी तो नहीं कि किसी दूसरे के जीवन की कहानी मेरे जीवन में भी दोहराई जाए और फिर पिता होकर मैं इतना स्वार्थी भी तो नहीं हो सकता कि अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए बेटे का भविष्य दाँव पर लगा दूँ। जाओ बेटा, खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो। तुम जितने ऊँचे उठोगे उतना ही तो मेरा बुढ़ापा भी गौरवान्वित होगा। माँ की तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूँगा। कहते हुए मैंने उसका कंधा थपथपाया। सुनते ही बेटे की आँखें चमक उठी, उसका चेहरा खिल गया। थैंक यू पापा कहते हुए उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। आज एक बार फिर उसके चेहरे पर वही संतोष था जो बचपन में उसे अपनी जिद पूरी करवा कर होता था। मुझे भी उसे संतुष्ट देखकर एक अजीब से सुख की अनुभूति हो रही थी। बेटा प्रसन्नचित होकर अपने कमरे में चला गया और मैं आने वाले कल के सुखद सपने देखने के लिए सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन क्या अब कभी नींद आएगी? और फिर हर सपना सुखद ही होगा और सच भी? कौन जाने?